हमारा वह है माटी वाली। लेसन जो है हम रिवाइज कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। तो लेखक है बेटा विद्यासागर नोटिया। तो शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ उतारा और बोझ उतारने के बाद हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। तो क्या है? पाठ है बेटा माटी वाली। जो माटी वाली है वो सिर पर जो है कनस्तर रख के उसमें माटी भरकर जो है घर घर जो है माटी बेचा करती थी। जैसे चूल्हा चौका वगैरह लिपाई के लिए या जो कच्चे घर होते थे नीचे से, तो उनको लीपने के लिए जो है माटी का प्रयोग किया जाता था। तो माटी वाली जो है मोहल्ले में हर घर में जो है माटी पहुंचाया करती थी और इसी से जो है उसकी जीविका चलती थी माटी वाली की। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर हो नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां से न जानते हो। जो टिहरी शहर था बेटा उसमें सभी माटी वाली को जानते थे और माटी वाली भी सभी लोगों को जानती थी। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यानी कि हर घर के जो है पूरे लोग और जो किराए पर रहते थे वे भी सब, उनके बच्चे भी जो है सब माटी वाली को अच्छी तरह से जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी कि जो भी है जहां भी जो है मिट्टी वो पहुंचाती थी, तो वो एक अकेली औरत थी जो मिट्टी पहुंचाती थी घर घर। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, यानी कि टिहरी शहर में कोई भी दूसरा माटी बेचने वाला नहीं था। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। उसके बिना तो ऐसा लगता था कि टिहरी शहर के जो चूल्हे चौके का काम है वो रुक जाएगा, क्योंकि अगर वो मिट्टी नहीं लाएगी तो चूल्हे चौके की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी। वह न तो वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन करने के बाद चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या कि जिस प्रकार आदमी रोज के भोजन को जुटाता है, रोज जो है खाने की चीजों को जुटाता है, उसी प्रकार जो है उसके लिए यह भी एक समस्या हो जाएगी कि वो मिट्टी कहाँ से लाए यदि मिट्टी वाली शहर में मिट्टी बेचने नहीं आएगी। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की बर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। और सिर्फ चूल्हे चौके के लिए नहीं, क्योंकि उस समय क्या था कि जो दीवारें कच्ची थी उनकी लिपाई के लिए भी जो है गोबर के चूल्हे, गोबर के साथ जो है लाल मिट्टी मिलाकर जो है दीवारों की भी लिपाई करनी पड़ती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो कहती है कि जो शहर के अंदर जो है टिहरी शहर के अंदर कहीं भी माटा खाना नहीं है। और यदि माटी लेकर आते हैं भागीरथी और जो भिलांगना दो नदियां हैं उनकी तटों पर बसी हुई शहर की मिट्टी जो है वो बहुत ही रेतीली है, इससे चूल्हे की लिपाई नहीं हो सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। यानी कि कोई भी यदि नया किराएदार भी आता है तो वो कोई भी जब उसे एक बार अपने आंगन में देख लेता है माटी वाली को, तो वह दोबारा जो है उससे माटी मंगवाता है, उसका कस्टमर बन जाता है। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया जो है माटी वाली कि वो छोटे से कद की है,
माटी वाली, और एक हरिजन है, एससी है, मतलब शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं। बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले, जिस पर वो कनस्तर रखती थी, कि एक कोई रद्दी सा कपड़ा लेकर उसे मोड़कर नीचे सिर पर रख लेती थी, और उसके ऊपर वह मिट्टी का कनस्तर जो है भरकर लेकर आती थी, उसके ऊपर कनस्तर रख देती थी। लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था उसके सिर पर। उसके सिर पर पहले डिल्ला रख लेती थी वो, रद्दी कपड़े का मोड़कर बनाकर, और उसके बाद जो है कंटर में लाल चिकनी मिट्टी भरकर जो है फुल भरा हुआ, पूरा भरा हुआ कनस्तर वो उस पर रख लेती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर का इस्तेमाल में लाने से पहले वह इसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। यानी कि जो कनस्तर था उसका वो ढक्कन नहीं रखती थी, क्योंकि ढक्कन होने के कारण जो है वो कनस्तर जो है उसे भरने में भी जो है दिक्कत आती थी, और उलेटने उलटने में भी, खाली करने में भी। तो इसलिए जो है वो अपने जो कनस्तर है उसका ढक्कन नहीं रखती थी। और फिर उसके कनस्तर को, उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर में 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो कहती है कि वो जैसे ही घर में कनस्तर अपना खाली कर रही थी, तो एक 9-10 साल की लड़की है कामिनी, वो दौड़ती दौड़ती उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कह दिया। और जो घर की मालकिन थी, जिस घर में वो माटी उड़ेल रही थी, उसने कहा कि इधर साइड में कॉर्नर में माटी डाल दे। और उसने माटी डाल दी, और फिर जैसे ही तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। तो जो घर की मालकिन है, जिस घर में वो माटी उड़ेल रही थी, वो कह रही है तू बड़ी भाग्यवान है। मालकिन किसको कह रही है? माटी वाली को। तू बड़े भाग्यवान है जो चाय के टाइम पर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त। कहे भाई, बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि भाग्यवान लोग जो है खाने के समय आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में चली गई। तो फिर मालकिन ने क्या कहा कि 2 रोटियां, मालकिन ने क्या किया कि 2 रोटियां लेकर आई, और उसको माटी वाली को 2 रोटियां देकर फिर वो वापस रसोई में चली गई। इसके बाद माटी वाली के पास जो है अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं था। यानी कि जो माटी वाली है, वो अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में कभी नहीं सोचती थी कि मेरे भाग्य में ये क्या लिखा है, मेरे पास घर नहीं है, ये मेरे पास ये चीज नहीं है। तो इस प्रकार उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा किया, फिर इकहरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। कि जो डीला वो सिर पर रखे हुए थी, उसको, उस कपड़े को उसने पूरी तरह खोल लिया। और जब खोला तो वो जो है इकहरा कर लिया उसको, और वह एक चद्दर थी। और मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दी। तो जो एक रोटी थी, जो मालकिन उसे 2 रोटी देकर गई थी, वो एक रोटी जो है उसमें से उसने अपने जो डीले का जो कपड़ा था उसको खोलकर उसमें गांठ बांध ली और रख लिया एक रोटी को। उसके बाद मालकिन जैसे ही आई, 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में बांध लिया। मालकिन ने उसको ऐसा करते हुए नहीं देखा, साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी
घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। फिर क्या था, रोटियां देने के बाद जो घर की मालकिन है वो चाय लेकर आई पीतल के गिलास में। किसके लिए? माटी वाली के लिए। और पीतल के गिलास जो है उसने जमीन पर ले रख दिया। ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। तो जो घर की मालकिन है कहती है कि घर में सब्जी वगैरह तो है नहीं इस समय, तो आप इस चाय वगैरह से ही खा लो रोटी। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छूने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। यानी कि जो माटी वाली है वो चाय के साथ एक रोटी को खाने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग होती हो जाती है ठकुराइन जी। तो क्या कहती है माटी वाली कि ठकुराइन जी कोई बात नहीं, अगर चाय सब्जी नहीं है, चाय तो बहुत अच्छा साग है, चाय के साथ तो रोटियां खाई जा सकती हैं। भूख तो अपने में एक साग होती है। तो फिर बुढ़िया क्या कहती है माटी वाली कि भूख तो अपने आप में ही साग होती है। यदि भूख लगी हो तो जो है अच्छे भोजन की डिमांड कोई नहीं करता। भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। फिर क्या कहती है उसको, जो माटी वाली है मालकिन को कहती है कि मालकिन भूख मीठी की भोजन मीठा, कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। यदि भूख लगी हो तो हमें जो है बासी खाना या रूखी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती हैं। और यदि भूख ना लगी हो तो हमारे सामने 36 भोग भी रख दो, तब भी हमें जो है स्वाद नहीं लगेंगी। इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। तो फिर मालकिन को क्या कहती है माटी वाली कि तुमने अभी तक जो ये पीतल के गिलास गिलास है ये संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। तो फिर मालकिन क्या कहती है माटी वाली को कि मेरे घर भी कई बार जो है पीतल खरीदने के लिए खरीदार आए, लेकिन मैंने इन पीतल के गिलासों को नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पुरखों की निशानी है, इसलिए मैंने इसे नहीं बेचा। पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत के साथ जो है पैसे जोड़कर इन चीजों को खरीदा है, और मैं इन्हें नहीं बेचना चाहती। पूरे बाजार में किसी के घर भी ये नहीं मिलेंगे। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। कि मेरे पूर्वजों ने, दादा पर दादा ने पता नहीं किस प्रकार पैसे कमाकर इन चीजों को जोड़ा है, और मैं इन्हें जो है हराम के भाव बेचना नहीं चाहती। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी। तो मालकिन क्या कहती है माटी वाली को कि पता नहीं हमारे पूर्वजों ने, उनका कई बार कोई चीज खाने का मन भी किया होगा तो वो चीज न खाकर उन्होंने जो है इस इन चीजों को के लिए पैसे जोड़े होंगे। तो मैं जो है अपने पूर्वजों की इस गाढ़ी कमाई को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती। जिनको हमारी जिन जिनकी हमारे लोगों को नजरों में अब कोई कीमत नहीं है। भाई हमारे पूर्वजों ने तो उन चीजों को देखो कैसे, मतलब परिस्थितियों में भी हमारे लिए जोड़कर संजो कर रखा है, लेकिन अब हमारे जो है हमारे लिए उन चीजों की कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घर से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। क्या कहती है
मालकिन यदि तुम पीतल के नए बर्तन खरीदने लगो ना, तो उनके भाव पूछना, इतने महंगे मिलते हैं वे, और अगर हम बेचने लगे तो हमारे जो है वे हराम के भाव खरीदते हैं। और आजकल तो जो है सभी घरों से पीतल और तांबे के बर्तन जो है गायब हो रहे हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। तो कहती है कि जितना लंबा तुम सोच रही हो अपने पूर्वजों की चीजों को हराम के भाव नहीं बेचेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसा सब लोग नहीं सोचते। अब तो किसी भी घर में चले जाओ, कैसे बर्तन मिलते हैं, या तो स्टील के बर्तन मिलेंगे या कंच के मिलेंगे या फिर चीनी मिट्टी के मिलेंगे। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। तो माटी वाली जो है ठकुराइन से बातें करती है कि मालकिन जी, मैं कई बार तो जो है सोचती हूँ कि अपनी चीजों का मोह कितना होता है। चाहे मैं झोपड़ी में रहती हूँ लेकिन मेरा उससे भी मोह है। और कई बार तो मुझे टेंशन भी हो जाती है कि जैसे वहां बांध बन रहा है, तो हमारी जो झोपड़पट्टियां हैं वो उखाड़ दी जाएंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिनकी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, उनको तो पैसा मिल जाएगा उनकी जमीनों की जगह, लेकिन मुझे तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। और ना मेरी तरफ देखने वाला कोई कोई संस्था है, ना कोई मेरा अपना है। चाहे खत्म कर। माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। और उस घर में मिट्टी देकर जो है 2 रोटियां लेकर जो है वो सामने वाले घर में गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। जो सामने वाला घर था, उस औरत ने भी उसे 2 रोटियां दे दी और कहा कि कल जो है हर हालत में हमारे घर मिट्टी ले आना। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त, अशक्त मीन्स लाचार, जो उठ नहीं सकता था, बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। तो क्या है कि चाहे लोग भाई इस बात के बारे में बेशक जान जाएं कि वह अपने बूढ़े के लिए रोटियां ले जा रही है, तो जाने भाई, वो अपने बुड्ढे के लिए रोटियां ले जा रही है, इस बात में तो कोई शर्म की बात नहीं है। तो क्योंकि उसका जो बूढ़ा था, वो कातर नजरों से जो है, जब वो आती थी घर झोपड़ी में, तो वो सोचता था कि कुछ खाने के लिए लाई होगी, और वो दीन दया भरी दृष्टि से जो है उसकी तरफ देखता था, माटी वाले की तरफ। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता, और आज वह घर पहुंचते ही इन 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही बुड्ढे का चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसे भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में दिन बीत जाता था। किसका? माटी वाली का। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी की कई तरह के कामों को बेगार करनी पड़ती है। तो देखिए बेटा,
क्या कह रहे हैं कि जो माटी वाली है उसके पास जो है अपना कोई भी जो है ठौर ठिकाना नहीं है, ना उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा है। वह एक झोपड़ी में गुजारा करती है और जो झोपड़ी बनी हुई है वह भी ठाकुर की जमीन पर बनी हुई है। और इसके बदले जो है इसकी जमीन पर रहती है वह ठाकुर की जमीन पर, तो इसके बदले जो है उसे कई तरह के काम करने पड़ते हैं। ठाकुर के घर माटी भी देकर आनी पड़ती है और उसके वैसे भी कई काम उसे करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीदा। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े के पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। तो माटी वाली क्या सोचती जा रही है रास्ते में कि आज जो है वो अपने बूढ़े को बिना सब्जी के रोटी नहीं देगी। आज जो मिट्टी से जो कमाई हुई है उससे वह जो है पाइया प्याज खरीदेगी और फिर प्याजों को भूनकर जो है सब्जी के साथ अपने बूढ़े को रोटी परोस कर देगी। और इसके बाद जो है वह यही हिसाब किताब लगाती हुई जो है रास्ते से लौट रही थी घर की तरफ। और क्या सोच रही है वह, अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता और एक ही रोटी खा पाएगा या हद से डेढ़। डेढ़ क्या होता है, 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। तो रोटियां कितनी थी बेटा, टोटल उसके पास 3 थी, क्योंकि 2 रोटियां तो चाय जिसने दी उसको उस मालकिन ने दी थी, एक रोटी उसने चाय के साथ वही खा ली थी, तो एक रोटी बच गई थी। 2 रोटियां सामने वाली मालकिन ने दी थी, तो उसके पास अब 3 रोटियां थी। तो वो हिसाब लगा रही है कि डेढ़ रोटी मैं खा लूंगी और डेढ़ रोटी मेरा बुढ़ा खा लेगा, क्योंकि अब मेरे बूढ़े को ज्यादा पचता नहीं है। और फिर क्या होगा कि दोनों का जो है हमारा काम चल जाएगा। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाले ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी कि माटी वाले का जो बुढ़ा था वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो इसके बाद उसके बुढ़े को अब रोटियों की जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर वह नहीं जागा। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे आकर पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आओ। जब वह जो है साहब के पास जाती है, जो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब थे, पुनर्वास मीन्स देखिए बेटा जहां पर बांध बनाया गया था तो वहां पर रिहायशी इलाका था, लोग वहां रहते थे, उनके घर थे, तो उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया था। पुनर्वास, दूसरी जगह उन्हें जमीन दी गई थी या पैसे दिए गए थे, कुछ भी एडजस्टमेंट हुई थी। तो जो पुनर्वास की जो ये एडजस्टमेंट कर रहा था, जो पुनर्वास के साहब थे, वह उसके पास गई और उसने कहा कि तुम अब तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आओ। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माठा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो जो बुढ़िया है माटी वाली वो कहती है कि जो माटा खाना है वो तो मेरी रोजी रोटी है, उसी से मेरा काम चलता है। तो फिर क्या है कि माटी वाली की ये बात सुनकर जो साहब है वो कहता है कि हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी के नहीं। तो इसके बाद जो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो कहता है कि जो बांध अगर बन जाएगा यहाँ पर
तो मैं माटी कहाँ से लाऊंगी और कैसे बेचूंगी? और मेरा जो रोजी रोटी का जो मेरा साधन है, माटा खाना, यदि वह नष्ट हो जाएगा तो मैं तो बिल्कुल ही उजड़ जाऊंगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब साहब कहता है कि बुढ़िया, हम इस बात का तो फैसला नहीं कर सकते कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इसका फैसला तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। टिहरी बांध को की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। तो क्या है कि जो 2 सुरंगें थी टिहरी बांध की, उनको रोक दिया गया, और जो पानी है वो क्या हो गया बेटा, पूरे शहर में भर गया था। और सबसे पहले जो शमशान घाट था वो पानी से भर गया था। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात वो कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। कि गरीब आदमी जिसका नाम कोई भी जमीन नहीं है, लेकिन वो शमशान को तो अपना कह ही सकता है। और यदि शमशान में ही पानी भर जाए, यदि वह शमशान ही उसका उजड़ जाए, तो गरीब आदमी की तो जिंदगी खत्म हो जाती है। गरीब आदमी के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इस प्रकार जो 3-4 बातें इसमें आई हैं बेटा, एक तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ से क्या होगा कि गरीब आदमी जो है, जिसकी जमीन कोई नाम नहीं है, वह शमशान को अपना कह सकता है। अगर वह शमशान भी उजड़ जाता है तो गरीब आदमी का तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कि जो माटी वाली है, उसका पति मर गया है और शमशान घाट में पानी भर गया है। आज वो शमशान को भी जो है अपना नहीं कह सकती। आज वह अपने पति का अंतिम संस्कार भी कैसे करे? उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाती है, माटी वाली के सामने। और आज का जो था लेसन बेटा हमारा था माटी वाली। अब इसकी हम बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो क्यों पहचानते थे बेटा, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? क्योंकि माटी वाली ही एकमात्र ऐसी औरत थी जो टिहरी शहर में माटी बेचने वाल आती थी। उसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यानी कि और कोई जो है शहर में माटी बेचने नहीं आता था। सभी टिहरी के लोग जो है माटी वाली को अच्छी तरह से जानते थे। और माटी वाली भी जो है शहर के हर घर में माटी पहुंचाती थी। एकमात्र वही थी जो शहर के हर घर में माटी पहुंचाती थी। और उसके केवल माटी वाली को ही नहीं, बल्कि उसके कनस्तर को भी लोग अच्छी तरह से पहचानते थे। तो शहर का हर लोग जो है उसके कंटर को, माटी वाली को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अपने कंटर पर ढक्कन जो है नहीं लगाती थी। क्यों? क्योंकि उसे भरने और उड़ेलने में जो है दिक्कत आती थी। इसलिए वह जो है उस पर ढक्कन नहीं लगाती थी। अगर माटी वाली माटी नहीं लेकर आती थी तो जो है शहर के घरों में सुबह दोपहर शाम चूल्हा जलता था, तो उसकी लिपाई पुताई लाल मिट्टी के बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए लाल मिट्टी की हर घर में आवश्यकता थी। और जो भिलांगना और भागीरथी, 2 नदियां जैसा हमारा लेसन में आया है, उनके तटों पर बसा जो टिहरी शहर है, यदि उन नदियों के तट से मिट्टी जाती थी तो वो रेतीली होती थी, और उस रेतीली मिट्टी से चूल्हे की लिपाई नहीं होती थी। इसलिए जो है माटी वाली को ही नहीं, लोग टिहरी शहर के लोग उस माटी वाली के कनस्तर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय इसलिए नहीं था, क्योंकि जो टिहरी
माटी वाली का गाँव है, टिहरी नगर से इतना दूर था कि यदि जल्दी-जल्दी चलो तब भी उसे 1 घंटा लग जाता था। यानी कि माटी वाली की झोपड़ी और टिहरी शहर बेटा कितना कितना समय लगता था? कम से कम 1 घंटा लग जाता था, वहाँ तक पहुँचने में, उस बुढ़िया को टिहरी शहर तक पहुँचने में। और जब वो इतना ही समय उसे वो घर वापस आने में लगता था। अब 1 घंटा उसे जाने में लगता था, 1 घंटा उसे आने में, और फिर सारा दिन वो बेचारी माटा खाना से माटी खोद-खोद कर जो है कनस्तर भर-भर कर लाती थी और टिहरी शहर के हर घर में पहुँचाती थी। जितना भी जो है उससे वह पूरे दिन बेचारी लगी रहती थी और इसलिए जो है उसके पास समय ही नहीं था अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का। वैसे भी उसके पास न तो कोई जमीन थी और न कोई जो है घर था, और सारे टिहरी नगर में वह अकेली ही थी जो लाल मिट्टी पहुंचाती थी। पूरे टिहरी शहर में एक वही औरत थी जो सबके घरों में लाल मिट्टी पहुंचाती थी। अत्यधिक बिजी शेड्यूल के कारण, यानी कि व्यस्तता के कारण, अत्यधिक व्यस्तता और अपने विशिष्ट स्वभाव के कारण, उसका स्वभाव भी अच्छा था और जो है उसके पास ज्यादा सोचने का समय भी नहीं था। वह बिजी भी बहुत थी, उसका स्वभाव भी विशिष्ट प्रकार का था, इसलिए वह जो है अपने भाग्य के बारे में सोचने के लिए उसके पास जो है समय ही नहीं था। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा, भूख मीठी कि भोजन मीठा? तो क्या होता है मीठा? भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। भूख जो है वो किसी भी स्वाद को नहीं पहचानती। यदि हमें भूख लगी हुई है तो हमें रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ही भूखा होता है, उसका पेट पूरी तरह लंबे समय से खाली हो, तो वह उसे भरने के लिए स्वाद नहीं मांगता। वह किसी भी तरह भरना चाहता है अपने पेट को। उसे रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। उसे तब किसी दाल सब्जी की आवश्यकता नहीं होती। जब पेट भरा हो तो व्यक्ति को स्वाद सूझता है, और जब पेट भरा हुआ हो तो तब जो है व्यक्ति स्वाद को देखता है, स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। भूख मीठी की भोजन मीठा से यही तात्पर्य है कि जब भूख सता रही हो तो हर प्रकार का जो भोजन है वो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा मन गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए कि जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, अपने पूर्वजों से मिली हैं, उनका किस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए। मध्य वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवारों में धन कमाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। देखिए बेटा, क्या कहते हैं, यदि कोई गरीब घर है या म- मध्यम वर्गीय परिवार है, ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, तो उनको क्या है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए जो है घर में उसे खूब पसीना बहाना पड़ता है। एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए उपयोगी और आवश्यक सामान उसे खरीदना पड़ता है। उसे ठीक ठोक बजाकर खरीदा जाता है कि वह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। तो जो सामान खरीदते हैं हमारे पुरखे, वो ये सोचकर खरीदते हैं कि ये लंबे समय तक चले। घर की मालकिन ने घर में पीतल और कांसी के बर्तनों को सहेज कर रखा हुआ था, क्योंकि वह उसके पुरखों की मेहनत की कमाई हुई संपत्ति के महत्व को भली भांति समझती थी। पता नहीं उन्होंने अपनी कठिनाई से उन बर्तनों को खरीदा होगा। वह अपने पुरखों की मेहनत की कमाई को मिट्टी के भाव नहीं बेचना चाहती थी। विरासत में प्राप्त धन संपत्ति का उपयोग मानव के द्वारा सोच समझकर किया जाना चाहिए, कि जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं उनका प्रयोग, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। इसके साथ पूर्वजों का स्नेह, यादें और मान भी जुड़ा होता है। वे उनके अथ वे उनके परिश्रम, पसंद और भविष्य के प्रति लगाव के प्रतीक होते हैं। उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नएपन के मोह में अपनों की स्मृतियों को नहीं भुलाया जा सकता, कि हमें जो है अपनी नापसंद, अपनी पसंद और भविष्य के प्रति लगाव के प्रतीक है।
कि जो है, जो सामान हमारे पूर्वजों का हमारे पास है, वो किसका प्रतीक है बेटा? उनके परिश्रम का, उनकी पसंद का। और हमें जो है इस सामान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बचपन नएपन के मोह में हमें अपनी यादों को नहीं भुलाना चाहिए। भई नई चीज़ें खरीद लेंगे, नहीं हमारे पास ये है, अलमीरा है, पुराने सामान का क्या करेंगे? तो नई चीज़ों के मोह में हमें अपनी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी यादें नहीं भुलानी चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी निर्धनता को प्रकट करता है। तो माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना किस मजबूरी को प्रकट करता है? उसकी गरीबी को, उसके अभावग्रस्तता को, उसकी असहायता को प्रकट करता है कि वह कितनी असहाय है। और जो है उसका पति बहुत कमजोर और बूढ़ा था, और वह अशक्त होने के कारण वह काम नहीं कर सकता था। इसलिए माटी वाली को जी तोड़ शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी वह पेट भर रोटी नहीं कमा पाती थी। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखी। माटी वाली आर्थिक दृष्टि से असहाय है, वह अति निर्धन है और चाहकर भी अपने बूढ़े पति के लिए ठीक से रोटी नहीं कमा पाती। बूढ़ा अत्यधिक कमजोर था और इस कारण वह 1.5 से अधिक रोटी नहीं खा सकता था। आज बुढ़िया के पास 3 रोटियां थी, उसके पास मिट्टी बेचने से प्राप्त कुछ पैसे भी थे। वह आज गठरी में बांधे गए अपने बुढ़े की कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी। उसने एक पाव प्याज खरीदे और सोच लिया कि वह उन्हें कूट कर जल्दी जल्दी तल लेगी। वह पहले से रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही वह 2 रोटियां उसे परोस देगी। माटी वाली के हृदय में अपने पति के प्रति गहरा लगाव था। वह उसकी पीड़ा से पीड़ित थी, पर चाहकर भी उसकी भूख और पीड़ा को दूर नहीं कर पाती थी। उसका इस दुनिया में सिवाय बुढ़े के कोई भी नहीं था। तो आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव है बेटा ये, कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि उसके सिवा जो है दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह जो है जी तोड़ मेहनत करके भी वह अपने बूढ़े को वो सुविधाएं नहीं दे पाती थी। गरीब आदमी का शमशान